बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल काजी के फ़ैसले के बाद बहुत कुछ बदल गया। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जो काजी फ़ाइज़ ने अपनी इज़्ज़त अपना नाम बनाया है उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। क्या अल जज़ीरा वर्ल्ड हो या फिर BBC, ब्लूमबर्ग या इंटरनेशनल मुबस्सरीन हो या तज्ज़िया निगार हो या ऐसे ही वो लोग जो कि जानते हैं या ख़बर रखते हैं, जिस तरह से उनकी तरफ से फ़ाइज़ ईसा साहब की शान में कसीदे पढ़े गए हैं, वो देखने के लायक थे। फ़ाइज़ ईसा साहब को क्या मिल गया? मतलब इस तरह करने से कितनी इज़्ज़त कमा ली फ़ाइज़ ईसा साहब ने। लेकिन ये जो कुछ भी कल हुआ है वो ये नहीं कि बस हो गया, उसके बहुत दूर तक असरात आएंगे। कल मैंने अपने वीलॉग में एक दो बातें कही थी, उनमें से मैंने कहा था कि जितने भी दानिश्वर कह हैं या कुछ बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी ये उसने रेफरेंस का बदला लिया है। तो यहाँ मैं क्लियर करती चाहूँ कि रेफरेंस का बदला नहीं था। फ़ाइज़ ईसा अच्छी तरह जानते थे कि रेफरेंस किसने दायर करवाए, और फ़ाइज़ ईसा इतने ही हिम्मत वाले थे तो फिर उनसे बदला लेते, उनको कटहरे में खड़ा करते। लेकिन ये रेफरेंस की बात नहीं है। ये रेफरेंस जो कुछ भी गेम है, जो भी प्लान है, उसके आगे रेफरेंस एक बहुत छोटी सी मामूली सी बात है और उसका यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। फ़ाइज़ ईसा साहब जो अपने आप को बहुत इनकलाबी बनते थे, बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ के मामले में खड़े हो जाते थे। जरांवाला पहुँच गए कि जी बहुत बुरा हुआ है, फिर आइन की किताब लेकर खड़े हो जाते थे कि ये सबसे मुक़द्दस किताब है। और जिस तरह आइन की पामाली हुई और ख़ुद जो है उस किताब की बेहुरमती वो फ़ाइज़ ईसा साहब ने की। उस पे लिखे हुए अल्फाज, उस पे लिखे हुए जो कानून थे, उसको किरची किरची ख़ुद फ़ाइज़ साहब ने किया। और इतने ही बड़े वो इनकलाबी थे तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो अभी हुकूमत चल रही है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। जब 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं हुए तो फ़ाइज़ ईसा साहब इतने बड़े इनकलाबी अगर होते तो वो एक्शन लेते, वो कहते कि ये इलीगल हुकूमत है। उन्होंने कहा जाने दो, कुछ भी नहीं होता, हम आगे बात पढ़ते हैं, बस इलेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद आपको याद होगा कि किस तरह जब आरओज़ की अपॉइंटमेंट हुई, लाहौर हाई कोर्ट में गए PTI, तो उन्होंने कहा नहीं इलेक्शंस होने चाहिए, छोड़ दो ये सारी बातें। हल्का बंदियों के बारे में जब वो कोर्ट में गए तब भी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा नहीं छोड़ दो, जाने दो। तो अगर ये पूरे सिनेरियो से आप समझें तो ये गेम छोटी गेम नहीं थी। फ़ाइज़ ईसा आज शामिल नहीं हुआ था, जब से रिजीम चेंज पाकिस्तान में हुआ था फ़ाइज़ ईसा इस प्लान का ज़रूरी हिस्सा था, ज़रूरी जुज़ था। क्योंकि आखिरी की जो गंद साफ़ करवानी थी या आखिरी की जो गंद डालनी थी ना, वो फ़ाइज़ ईसा के थ्रू डलवानी थी, जो कि कल उन्होंने डाल दी है। और अब मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि फ़ाइज़ ईसा आज की नहीं है, पिछले काफ़ी मतलब रिजीम चेंज जब से हुआ तब से उस प्लानिंग का हिस्सा है। तो आप देख लीजिए कि राजा रियाज ने कहा इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, फ़ाइज़ ईसा ने क्या कहा, इलेक्शन 8 फरवरी को करवाएं। लोगों ने कहा, चाहे 18 अगस्त को ही राजा रियाज ने कहा कि बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं होगा, PTI एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही बात फैसल वाडवा ने कही, यही बात परवेज़ खटक ने कही, क्योंकि वो सारे प्लेयर्स जो इसमें मौजूद थे उनको कन्वे कर दिया गया था कि ये गेम प्लान है और ऐसा ही होगा। और चाहे बाय हुक बाय क्रू सब कुछ अवामी जिसे कहते हैं ना जज्बात को, अवाम क्या सोच रही है, सब कुछ पसे पश डाल कर ये फ़ैसला दिया गया। अब जो है ये तो बात क्लियर हो गई है कि फ़ाइज़ ईसा रिजीम चेंज से इस प्लान का हिस्सा थे, इसका एक मेन किरदार थे। दूसरी तरफ जो फैसला आया हुआ है उसके बहुत दूर तक असरात जाएंगे। ये नहीं कि फ़ैसला हो गया, इलेक्शन हो गया, बात ख़त्म हो गई है। आपने KP के बेल्ट को अंडर एस्टिमेट करे और उसके पेशेंस को, उसके सब्र को ज़रूरत से ज़्यादा आजमा रहे हो। KP के ऐसा बेल्ट है पठान, जिसे हम अपने भाई पठान भाई हैं उनमें जिसे कहते हैं ना फ़ैसला फ़ौरन लेते हैं, वो सोचते नहीं हैं इतना। और वो शुरू से एक मेहनत कश कौम रही थी, जहाँ मशीनें काम करना बंद करती थी ना, वो अपने ज़ोरे बाजू से वो काम किया करते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने तरक्की भी की, फिर वो उन तालीम की तरफ गए, फिर वहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ब्यूरोक्रेसी में भी उनका अच्छा खासा अब रोब और दबदबा है। लेकिन जिस तरह KPK को टारगेट किया जा रहा है, पेशावर हाई कोर्ट्स को टारगेट किया गया, और कल भी समाअत के दौरान बार बार पेशावर हाई कोर्ट की रिट को चैलेंज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के बारे में अगेंस्ट कहा जाता रहा कि जी आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, आपके पास लाहौर हाई कोर्ट का भी ऑप्शन था। तो ये सारी जब बातें की गई तो आप जो है ना वो एक गुस्सा
केपी के बेल्ट का, जिसको आप ज़रूरत से ज़्यादा आजमा चुके हो, कि वहाँ पे जितना बुरा आपने क्रैकडाउन भी करवाया, जिस तरह वो आप टेररिस्ट अटैक से भी फाइट कर रहे हैं और उनके जो सेंटीमेंट्स हैं जिस तरह आप उनको कुचलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक नई कहानी की तरफ जा रहे हो। तो आज जो आपने फैसला किया वो उसका ये नहीं है कि बस ये हो गया, इसके बहुत दूर दूर तक असरात अभी जाएंगे और पहुँचेंगे, और आवाज़ें उठ रही हैं और उठना शुरू हो चुकी हैं और उठती भी जाएंगी। तो ये सारी कैलकुलेशंस, पता नहीं जिसने भी वर्किंग की है पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन ड्राफ्ट किया, उसने क्या क्या चीज़ें ऑन पेपर की हैं और ऑन पेपर नहीं की हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान हार मानने को तैयार नहीं है। उसने कहा है कि ठीक है, बल्ला ले लो हमसे, हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, प्लान ये था जब बल्ला ले लिया जाएगा, लोगों में एक मायूसी की लहर दौड़ जाएगी, आज़ाद उम्मीदवार कैसे लड़ सकेंगे, इतने सारे निशानात होंगे, किस तरह मेमोराइज़ किया जाएगा, किस तरह वो इलेक्शन में जाएंगे। तो एक बड़ा मुश्किल मानने वाली बात है कि ये पीटीआई इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ इलेक्शन में जाना। लेकिन फिर भी उसने कहा कि हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में हम इलेक्शन में जाएंगे। और अब गौहर अयूब साहब जो पोस्ट करें, या कल भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो प्लान सी लेकर आएंगे फिर आप बल्ले को भूल जाएंगे, इतना तगड़ा हमारे पास प्लान मौजूद है और हमारी मुलाकात इमरान खान से एक्सपेक्टेड है, उसके बाद हम अपना प्लान सी आगे एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी तरफ शेर अफजल कराची सिंध पहुंच चुका है, क्योंकि अब प्लान यही है कि कारकुनों को मोटिवेट किया जाए, कारकुनों को एक्टिवेट किया जाए और उनको घरों से बाहर निकाला जाए, एक एक कारकुन को घर से बाहर निकाला जाए। केपीके को आप जगा चुके हो, अब आप सिंध की तरफ आपने रुख किया है और कराची में बड़ा अच्छा पावर शो किया है। 2 के सीयू की तरफ जाते हुए सारे रास्ते फिर से बंद हो गए थे एज़ यूजुअल, जो कि पीटीआई के साथ हमेशा होता है, वही चीज़ सलूक हो रहा। लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी तादाद, एक अच्छा जिसे कहते हैं क्राउड गैदर करने में शेर अफजल कामयाब रहे हैं और लोगों की पार्टिसिपेशन है। अब लोगों को जगा रहे हैं, वो एक एक जगह जाकर मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। हकीकत मतलब ये ना कि हार नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं जी, वो हैमरिंग कर रहा है कि देखो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। और लीडरशिप की ये क्वालिटी है कि वो हैमरिंग करता रहता है। और दूसरी तरफ वो लोग जो उसके मायूस हो गए थे, क्योंकि हम सारा कुछ रीड आउट कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, सोशल मीडिया भी वॉच आउट कर रहे थे, तो उसमें अचानक से देखने में आया एक डिप था। उसके जो भी फॉलोअर्स थे वो मायूसी की तरफ गए थे। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग आ गए, कुछ ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें आ गई, इमरान खान की स्पीचेस आना शुरू हो गई, उसी वक्त उसकी सेइंग्स और सारा कुछ आना शुरू गया कि फिर से एक एनर्जी लेवल उनका बढ़ गया और उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया। और कितनी तेज़ी से उन्होंने अपना एक ऐप भी बना ली, एक पोर्टल भी बना ली, जिसमें आप जाकर जान सकोगे कि पीटीआई की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार, अब ये कहेंगे पीटीआई की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार कौन है। तो ये गेम जो है उन्होंने डाली थी कि जो ये इलेक्शंस में नहीं आ सकेंगे और ये इलेक्शन का बाइकआउट हो जाएगा, लेकिन वो सारी गेम उलट गई है। इमरान खान ने कहा बाइकआउट नहीं करना, इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार के साथ जाना पड़ा, हम जाएंगे। और इस वजह से एक और मसला खड़ा होगा भी आज़ाद उम्मीदवार के साथ जाने पर। वो लोगों को जिन्होंने रिजीम चेंज प्लान किया था, जो ये सोच रहे थे कि जब हम इसको तोड़ देंगे तो फिर कोई मुकाबला इलेक्शन में नहीं होगा, लेकिन अभी भी इलेक्शन में मुकाबला मौजूद है। और उसके लिए वैसे फाइज ईसा को भी रखा हुआ है उन्होंने कि अगर इलेक्शन होते हैं और धांधली होती है और धांधली के बाद जी लोग फिर से कंप्लेन लेकर पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट अदालतों में, तो फाइज ईसा होगा ना, वही करेगा जो उसने अब किया है। तो इस वजह से उन्होंने फाइज ईसा को अभी भी बिठाया हुआ है। सिर्फ वो जो गंद है ना, उसको आईनी कवर, नज़रिया ज़रूरत का कवर देना। लेकिन लोग इतने बाशऊर हो गए हैं कि उनको पता चल गया है कि नज़रिया ज़रूरत असल में जमहूरियत का कत्ल है। तो जमहूरियत का कत्ल पहले भी हुआ और अब जिस अंदाज में फाइज ईसा साहब ने जमहूरियत का कत्ल किया, उसके लिए एक नई हिस्ट्री लिखी जाएगी, एक नया बाब होगा और सियाह तरीन बाबों में से एक बाब होगा। तो गेम्स जो हैं रिजीम चेंज का अभी तक जिसे कहते हैं ना ख़त्म नहीं हो रहा, जिसे कहते हैं ना एक प्लान था वो एग्जीक्यूशन उसकी इसलिए ख़त्म नहीं हो रही कि दूसरी तरफ इमरान खान बहुत टफ मुकाबला दे रहे हैं। उन्होंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जितना वो इमरान खान उनके सामने डटा रहा, और उसके डटे रहने की वजह से हर दफ़ा रिजीम चेंज ऑपरेशन कंप्लीट होने में कोई ना, और लंदन प्लान कंप्लीट होने में कोई ना कोई हर्डल आ जाती है। और अभी तो आपका सेनेट का भी इलेक्शन आना है मार्च में और आरिफ अलवी साहब भी बैठे हुए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि किसी तरह आरिफ अलवी साहब को आउट किया जाए, उनको उसके प्रेसिडेंट से, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होता
सेनेट का आपको पता है प्रेसिडेंट नहीं हट सकता, इलेक्शन आपकी काबीना पूरी होनी चाहिए। तो अब उससे पहले पहले जो हमारे प्रेसिडेंट अलवी साहब हैं उनको भी आउट करना है और उसके लिए भी पूरी तैयारी हो रही है। और सोचा तो ये जा रहा है कि सेनेट का भी इलेक्शन हो, और अगर सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्शल लॉ है, और उससे फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका आइन गैर मुअत्तल हो चुका है। अच्छा, वैसे आइन अभी भी कोई नहीं है, फैसला देख लें। ये जो हुकूमत है जिसके पास कोई मैंडेट भी नहीं है, वो भी लॉन्ग टर्म प्ले कर रही है, वो भी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। और अब देखें उसने बजट की भी तैयारी शुरू कर दी। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो अपने मैंडेट से आगे बढ़कर खेल रही हैं, वो क्यों बजट की तैयारी करें, जबकि 3 हफ्ते बाद इलेक्शन है, इतनी देर तक वो रुक सकती हैं, लेकिन रुका नहीं जा रहा। IMF के साथ भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी कोई उनको जिसे कहते हैं ना कोई वो नहीं है कि हमने चले जाना है, वो अपना काम किए जा रहे हैं। और ये जो भी हुकूमत है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो केयर टेकर सेटअप है। तो इस पर जो अब आगे आप चलते हैं, अगर सेनेट के भी इलेक्शंस ये लोग नहीं करवाते, जो कि लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी काबीना इलेक्शंस नहीं होंगे, जिस तरह सेनेट में करारदाद पेश कर दी गई कि इलेक्शन को 2-3 महीने के लिए डिले कर दिया जाए। 2-3 महीने का डिले का मतलब है कि सेनेट का इलेक्शन भी डिले हो गया, सेनेट का इलेक्शन भी डिले हो गया, मतलब आपके मुल्क में आइन नाम की कोई चिड़िया पाई नहीं जाती। आइन आपका गैर मुअत्तल हो गया, जो कि मैं कह चुकी हूँ कि अभी भी है। तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, गेम ऑन है, लेकिन अवाम कहाँ खड़ी है उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। हमारे मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन, इक्तसादी कंडीशंस क्या चल रही हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पॉवर्टी लाइन हम कहाँ थे, कहाँ पे पहुँच गए। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन नहीं, स्टैगफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें लंदन प्लान तकमील करना है, अपने जो मफादात को हासिल करना है। एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए पूरे मुल्क को तबाह किया जा रहा है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।